हाँ जी, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन मंच शिक्षा हब पर। लास्ट 2 वीडियोस में हमने एमसीक्यू सीरीज़ लगाई है इकोनॉमिक्स की। ठीक है, वो आप ज़रूर लगा लेना। उसमें से क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक सब्जेक्ट में आने के बहुत चांसेस हैं। तो आज अपनी थ्योरेटिकल पोर्शन की टर्न है। तो आज हम थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। एक अपना जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन था, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का, व्यष्टि अर्थशास्त्र का, वो हमने कंप्लीट कर चुका है। उसकी वीडियोस आप देख सकते हैं जाकर। ठीक है, प्लेलिस्ट में बनी हुई है। और उसके बाद हमने 2 एमसीक्यू सीरीज़ लगा ली है। ठीक है, आज अपना नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टॉपिक लगा लो, जो इसका है थ्योरी ऑफ डिमांड का। ठीक है, हम वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसका आज फर्स्ट पार्ट है। देखते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड क्या होती है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है, वो सीधा डेली इस चीज़ में करती है कि हम कितनी डिमांड कर रहे हैं, हम कितनी सप्लाई कर रहे हैं। थ्योरी ऑफ प्राइस, ठीक है, कीमत का सिद्धांत पर वो काम करती है। ठीक है, और कीमत की सिद्धांत हमारी 2 चीज़ों पर मेनली काम कर रही होती है, एक मांग पर और एक कितनी हमारी सप्लाई हो रही है। ठीक है, उस चीज़ पर। ठीक है, आज हम मांग के बारे में ही जानेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मांग का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिमांड। सबसे पहले हम ये जानते हैं मांग होती क्या है, डिमांड क्या होती है। द क्वांटिटी ऑफ ए कॉमोडिटी विच ए कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस एट ए गिवन टाइम। अब डिमांड क्या होगी? डिमांड ये होगी ऐसी वस्तु की ऐसी मात्रा जो कंज्यूमर खरीदने के इच्छुक है, एंड एबल मतलब कि वो उसके अंदर एबिलिटी है, वो उसके पास इतना पैसा है या इतना धन है कि वो उस वस्तु को खरीद सकता है एट ईच पॉसिबल प्राइस, हर प्रत्येक जितना भी संभव प्राइस है उस पर, और हर टाइम पर। मीन्स हम मांग किसको बोल सकते हैं? हम मांग उसको बोल सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ को खरीदने का इच्छुक है और वो उसको खरीद भी सकता है, उसके अंदर इतनी पर्याप्त एबिलिटी है, तो क्या हो जाएगा? वो मांग कहलाएगी। अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ों पर मेनली ध्यान देना है। एक तो होती है विलिंग, इच्छुक है, और एक होता है एबिलिटी। ठीक है, विलिंगनेस और एबिलिटी। ठीक है, जब ये दोनों चीज़ें होंगी ना, हम तभी कह सकते हैं कि इस वस्तु की मांग इतनी है। ठीक है, इन दोनों में से एक भी कम होगी तो हम ये नहीं कह सकते कि इस वस्तु की इतनी मांग है। ठीक है, क्योंकि विलिंगनेस क्या होती है, इच्छा क्या होती है कि हम उसको खरीदना चाहते हैं। अगर हमारे किसी चीज़ के खरीदने का मन ही नहीं है तो हम क्या है, उस वस्तु को खरीदने पर जोर नहीं डालेंगे, हम इतना डिमांड नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है? एबिलिटी। ठीक है, एबिलिटी। ठीक है, एबिलिटी क्या होती है? जैसे कि आप ये लगा लो, आपके पास कितने पैसे हैं, आपके पास 2000 रुपये हैं, और आप क्या खरीदना चाहते हो? आप एक 5000 का ये लगा लो कि कोई फ़ोन खरीदना चाहते हो। ठीक है, लेकिन आपके पास पैसे कितने हैं? 2000 है। आपकी इच्छा है, उसके अंदर विलिंगनेस है, लेकिन आपके अंदर एबिलिटी नहीं है, आपके अंदर क्षमता नहीं है कि आप उस वस्तु को खरीद पाओ। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप 5000 मोबाइल की मांग कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ इच्छा कर रहे हो उस चीज़ की, लेकिन आप उसकी मांग नहीं कर रहे। हम उसको मांग में नहीं गिनेंगे। ठीक है, उसमें 2 कारक जरूरी होते हैं। और तीसरा कारक कौन सा होता है? पॉसिबल प्राइस, कि आपकी डिमांड ऐसी है कि आप जिस भी कीमत पर आपको संभव होगा आप उस चीज़ को खरीदोगे। ठीक है, वो क्यों खरीदोगे? वो तभी खरीदोगे जब आपके अंदर इच्छा होगी। ठीक है, अगर आपके अंदर इतनी इच्छा नहीं है तो आप उस चीज़ को छोड़ भी दोगे। ठीक है, कोई भी बहाना ढूंढकर इसका प्राइस ज़्यादा है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, कोई भी बहाना ढूंढकर उसको छोड़ दोगे। तो यही चीज़ है कि 2 चीज़ें मेनली होनी चाहिए, एक तो हमारी इच्छा होनी चाहिए और एक हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए उस चीज़ को खरीदने की। तो तभी हम ये कह सकते हैं कि हम उस वस्तु की मांग कर रहे हैं, उस वस्तु की क्या कर रहे हैं? डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है मुझे आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है? अब मांग है। अब मांग भी क्या होती है? 2 प्रकार की होती है। ठीक है, डिमांड भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है इंडिविजुअल और एक होती है मार्केट। इंडिविजुअल होती है जो एकल मांग होती है, मतलब एक व्यक्ति कितनी मांग कर रहा है। और मार्केट डिमांड होती है कि एक पूरे बाजार में सारे के सारे लोग कितनी मांग कर रहे हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक मार्केट की बात करोगे, सभी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था की बात नहीं करोगे, क्योंकि पूरी की अर्थव्यवस्था कहाँ पर आ जाएगी? वो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगी, समष्टि अर्थशास्त्र में आ जाएगी। मैंने आपको बताया था ना कि जब सारी की सारी चीज़ों का बात करते हैं, एंटायर इकोनॉमी की बात करते हैं, तो हम समष्टि अर्थशास्त्र का बात कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आप ये लगा लो कि पहले आप 2 वर्ड है, व्यष्टि के लिए माइक्रो और समष्टि के लिए मैक्रो। इन दोनों वर्डों को थोड़ा सा मैं अच्छे से और एक्सप्लेन कर देती हूँ। माइक्रो और मैक्रो।
माइक्रो का मतलब सीधा सीधा होता है छोटा, मैक्रो का होता है थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। उसके आगे इकोनॉमिक्स लग गया तो मतलब छोटी अर्थव्यवस्था, और मैक्रो लग गया तो बड़ी अर्थव्यवस्था। अब ये लगा लो माइक्रो मैक्रो सिंपल लैंग्वेज में देखो, ठीक है। मेरे पास क्या है, मैं थोड़ा सा, आप ये लगा लो कि एक इंसान है वो थोड़ा सा पतला है, ठीक है। तो उससे उसको क्या बोला जा रहा है, ये पतला है, ये छोटा है। उसके सामने एक और बड़ा बंदा आ गया, ठीक है, वो और भी पतला है, तो वो उसके लिए वो क्या हो गया, मैक्रो हो गया, कि वो तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसे ही लगा लो। अब आप एक व्यक्ति की बात कर रहे हो और एक आपके पास 10 लोग खड़े हैं, तो आप माइक्रो किसको बोलोगे, आप एक व्यक्ति को माइक्रो बोलोगे, और मैक्रो किसको बोलोगे, 10 व्यक्तियों को मैक्रो बोलोगे, क्योंकि वो ज़्यादा है। उसी तरह अगर एक बाजार की बात आ गई, अब पूरे इंडिया की बात आ गई, इंडिया की बात आ गई, तो इंडिया के अंदर एक राज्य की बात आ रही है, हरियाणा की बात आ रही है, तो आप क्या बोल रहे हो, हरियाणा को अगर आप सिंगल हरियाणा को देखोगे तो आप ये देखोगे कि आप माइक्रो लेवल पर देख रहे हो, लेकिन आप पूरी इंडिया को देखोगे तो आप क्या मैक्रो लेवल पर देख रहे हो। तो माइक्रो मैक्रो ये नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमिक्स में होता है, माइक्रो मैक्रो हर चीज़ में हो सकते हैं। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। अब माइक्रो कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। माइक्रो उसके आगे कोई बड़ी चीज़ आए वो छोटी हो जाएगी, उससे आगे और बड़ी आ जाए तो वो माइक्रो है। अब हरियाणा है, हरियाणा को आप क्या मान रहे हो, मैक्रो मान रहे हो ना इंडिया के सामने, लेकिन हरियाणा के अंदर फतेहाबाद जिला है। अगर आप फतेहाबाद जिला हरियाणा का देख रहे हो तो फतेहाबाद जिला माइक्रो में गिना जाएगा और हरियाणा मैक्रो में गिना जाएगा, ठीक है। क्योंकि फतेहाबाद के आगे आपने हरियाणा लगा लिया तो हरियाणा को माइक्रो लोगे, ठीक है। अगर इंडिया की बात कर रहे हो आगे, तो हरियाणा इंडिया के हरियाणा के लिए एक मैक्रो कौन हो गया, हरियाणा के लिए मैक्रो इंडिया हो गया, इंडिया के लिए माइक्रो क्या हो गया, हरियाणा हो गया। तो यही चीज़ है कि छोटा बड़ा, जब छोटे के आगे और बड़ा आ जाए, उससे आगे और बड़ा आ जाए, तो वो अपने आप माइक्रो मैक्रो हो जाता है, ठीक है, छोटा बड़ा हो जाता है। तो उसी तरह अर्थव्यवस्था में भी हम यही बात कर रहे हैं कि हम किसकी बात करते हैं, छोटे की और बड़े की, छोटी अर्थव्यवस्था और बड़ी अर्थव्यवस्था। तो हम इसके अंदर छोटी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे। अब पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था के सामने, सभी पूरे इंडिया के सामने एक बाजार है, वो तो माइक्रो ही है ना, ठीक है। एक बाजार है, एक फतेहाबाद का एक बाजार है, वो हरियाणा के बाजार के आगे तो माइक्रो ही हो गया। तो हम इसी बात की बात कर रहे हैं कि माइक्रो के अंदर हम मार्केट डिमांड की बात भी करेंगे, कि मार्केट के अंदर कितनी डिमांड है, लोग कितनी डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। एकल डिमांड के अंदर हम बात करेंगे डिमांड बाय वन पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा डिमांड, और मार्केट डिमांड के अंदर हम बात करेंगे डिमांड बाय ऑल कंज्यूमर, सभी कंज्यूमर्स के द्वारा जितनी डिमांड की जा रही है, ठीक है। आगे समझ। सो नेक्स्ट देखते हैं अब फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं ऐसे कारक जो हमारी डिमांड को प्रभावित करते हैं। अब ये देखो, आप ये जो कारक है ना, आप अपनी जर्नल लैंग्वेज में या फिर आप अपनी आम जो ज़िंदगी है ना उससे कंपैरिजन करके भी कर सकते हो। अपने ऊपर लगाकर आप ये चीज़, इसके सिद्धांत अच्छे से जान पाओगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स का थ्योरी ऑफ डिमांड वाला चैप्टर ऐसा है कि आप अपने ऊपर लगाकर चीज़ें समझोगे ना तो आपको उसके सिद्धांत आसानी से समझ आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जब एग्ज़ाम वगैरह में आ जाता है ना, तो तब थोड़ा सा हमें इकोनॉमिकली लैंग्वेज में लिखना पड़ जाता है, लेकिन वो चीज़ें होती हैं हमारी नॉर्मल जनरल लाइन से रिलेटेड ही होती हैं। अब ये देखो, एक फैक्टर कौन से, मतलब कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करेंगे। आप ये देखो, आपने किसी चीज़ की मांग कर रहे हो, आप किसी चीज़ की मांग कर रहे हो, लेकिन उसकी मांग किस किस चीज़ों से प्रभावित हो सकती है। आपके पास कितना पैसा, उस चीज़ से प्रभावित हो सकती है। आपको वो चीज़ पसंद है या नहीं पसंद है, इस चीज़ से प्रभावित हो सकती है, ठीक है। आपके पास एक, उसके सामने कोई और चीज़ लेना चाहते हो आप, उससे प्रभावित हो सकती है कि आपका मन उस चीज़ की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो जाए, उसको दूसरी को ना ले, ठीक है। बहुत सारे कारक हो सकते हैं ना जिससे आपकी अब मांग प्रभावित हो सकती है। तो वही कारक हम पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति की जो मांग है वो किन किन चीज़ों से प्रभावित हो सकती है। तो सबसे पहले है अपना प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। अब ये लगा दो कि हम क्या है, जर्नल लैंग्वेज में वस्तु को क्या बोलते हैं, थिंग्स बोलते हैं, ठीक है। जनरल लैंग्वेज में हम वस्तु को थिंग्स बोल देते हैं, लेकिन इकोनॉमिकल लैंग्वेज में वस्तु को हम कमोडिटी बोलते हैं या फिर गुड्स बोल देते हैं, ठीक है। बिजनेस की लैंग्वेज में गुड्स बोल देते हैं और इकोनॉमी की लैंग्वेज में कमोडिटी बोल देते हैं। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो वस्तु हम खरीदना चाहते हैं उससे प्रभावित होगी। क्यों प्रभावित होगी, मान लो आप उस चीज़ की मांग कर रहे हो, लेकिन उस चीज़ का क्या हो गया, प्राइस बढ़ गया, उसकी कीमत बढ़ गई, तो आप उसकी मांग कम कर दोगे, ठीक है। और उसी दूसरी तरफ अगर उसका प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, तो आप उसकी डिमांड क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, ज़्यादा खरीदोगे, ज़्यादा लोग खरीदने जाएंगे, ठीक है। तो यही चीज़ है कि प्राइस, उस वस्तु का प्राइस भी प्रभावित करता है। दूसरी चीज़ क्या है हमारी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस भी प्रभावित करता है। अब रिलेटेड कमोडिटी क्या हो गए, रिलेटेड कमोडिटी होगी उनसे मिलती जुलती, ये होती है दो प्रकार की।
एक होती है हमारी सब्स्टिट्यूट, ठीक है, एक होती है हमारी क्या, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट किसको बोलते हैं हम, जो क्या कर सकती है, एक दूसरे के बदले स्थानांपन्न होती है, स्थानांपन्न होती है, जो वस्तु स्थानांपन्न होती है। मान लो आपके पास क्या है, चाय और कॉफ़ी, सीधा सा जो एग्जाम्पल लेते हैं वो लेते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मैं बता रही हूँ आपको। चाय और कॉफ़ी लगा लो, ठीक है, कॉफ़ी के बदले टी और कॉफ़ी लगा लो। आप क्या कर सकते हो, टी और कॉफ़ी को एक दूसरे की जगह स्थानांतरण कर सकते हो ना। कुछ लोग नहीं कर सकते, जिनको बिल्कुल चाय की वो ललस है, ठीक है, लेकिन कुछ मतलब नॉर्मली आप कर सकते हो, ठीक है, टी और कॉफ़ी का, ठीक है। अगर आपकी टी का, चाय का प्राइस कीमत बढ़ रही है तो आप क्या कर लोगे, कॉफ़ी की मांग कर लोगे, ठीक है। लेकिन अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ रहा है तो आप चाय की मांग कर लोगे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे की मांग को प्रभावित कर रही है ना, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, इनकी कीमतों, रिलेटेड गुड्स की जो कीमत है वो भी हमें प्रभावित करती हैं। हम खरीदना तो चाहते थे चाय, लेकिन क्या हो गया, हमारे पास चाय का कीमत बढ़ गई, लेकिन इसलिए हमने कहाँ पर, हम क्या खरीदना चले गए, कॉफ़ी खरीदने चले गए, ठीक है। तो इस चीज़ से भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है मांग के ऊपर। ये होती है सब्स्टिट्यूट गुड, क्योंकि एक दूसरे की स्थानांतरण है। चाय की जगह कॉफ़ी, कॉफ़ी की जगह चाय आप पी सकते हो, ठीक है। दूसरी होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती है, देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है जो एक दूसरे की ज़रूरत को, एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करती है, ठीक है, एक दूसरे की ज़रूरत को क्या करती है, पूरा करती है। जैसे ये लगा लो आप, कार पेट्रोल लगा लो, ठीक है, सीधी सी बात है, कार पेट्रोल लगा लो, सिंपल सा एग्जांपल है। कार और पेट्रोल है, ठीक है, कार की कीमतों में बढ़ोतरी होगी, ठीक है, कार की कीमतों में बढ़ोतरी होगी तो लोगों ने कार को खरीदना कम कर दिया, तो पेट्रोल की मांग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। पेट्रोल की मांग भी कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि कार, उस पेट्रोल क्या है, कार के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। अब क्या है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, ठीक है, पेट्रोल की कीमतें बहुत बढ़ गई। लोगों ने क्या सोचा, यार इतनी तो महंगी कार ही नहीं आएगी जितना उसमें 2 साल में तेल डल जाएगा, ठीक है। तो क्या होगी, कार की मांग भी कम होगी ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, जब एक वस्तु का प्राइस बढ़ता है तो दूसरी वस्तु की भी मांग कम हो जाती है, ठीक है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर एक का कीमत बढ़ी तो दूसरी की भी क्या आ जाएगी, दूसरी की भी मांग कम हो जाएगी। अगर दूसरे की कीमत घटी तो उसकी भी मांग ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, कार और पेट्रोल। कार की कीमत बढ़ेगी तो पेट्रोल की मांग भी कम हो जाएगी, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो कार की मांग भी कम हो जाएगी, कार की कीमत कम होगी तो पेट्रोल की मांग भी बढ़ जाएगी, पेट्रोल की मांग कम होगी, और सॉरी, कीमत कम होगी तो वो भी बढ़ जाएगी, उसकी मांग भी बढ़ जाएगी। मतलब कार और पेट्रोल एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। दूसरी तरफ सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, वो उल्टे होते हैं। उसमें मैंने आपको टी और कॉफ़ी का बढ़ाया, टी का प्राइस बढ़ा तो कॉफ़ी की मांग कम नहीं हुई पेट्रोल की तरह, बल्कि उसकी मांग बढ़ी है, क्योंकि वो एक दूसरे की जगह स्थानापन्न है, ठीक है। आगे समझ, सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है, एक की बढ़ेगी तो दूसरे की मांग की, एक का कीमत बढ़ जाएगी तो दूसरे की मांग बढ़ जाएगी, दूसरे की मांग पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो क्यों कम होगी, वो तो सब बल्कि और मज़े लेंगे, और कीमत और डिमांड मांग और मांग का क्या करेंगे, लाभ लेंगे, ठीक है। सो ये थी हमारे रिलेटेड गुड्स। तीसरी बात आ जाती है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। हाँ जी, ये देखिए, अब क्या है, इनकम, आय भी क्या है, प्रभावित करती है। अगर आपकी आय बढ़ रही है तो आप क्या कर रहे हो, मांग ज़्यादा कर रहे हो। अगर आपकी आय कम हो रही है तो आप मांग क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। अब इसके अंदर भी जो इनकम है ना, वो दो चीज़ों पर निर्भर कर रही होती है। दो तरह की वस्तुएं हमारे सामने आती है जब हमारी इनकम बढ़ती है या घटती है। एक होती है इन्फीरियर गुड्स, इसको गिवन गुड्स भी बोल दिया जाता है, और एक होती है नॉर्मल गुड, ठीक है। एक होती है इन्फीरियर गुड्स और एक होती है नॉर्मल गुड। इन्फीरियर गुड्स कौन सी होती है, जो सस्ती चीज़ें होती है, सस्ती वस्तुएं होती हैं, ठीक है। जब आपकी इनकम बहुत कम है ना, तो आप क्या कर रहे हो, सस्ती वस्तुओं की मांग ज़्यादा करते हो, नॉर्मल गुड्स की मांग कम करते हो। दूसरी तरफ जब आपकी इनकम बहुत अच्छी है तो आप क्या करते हो, नॉर्मल गुड्स की मांग ज़्यादा करते हो और सस्ती गुड्स की, इन्फीरियर वस्तुओं की मांग कम करते हो, ठीक है। इन्फीरियर और नॉर्मल, ठीक है। जब आपकी इनकम क्या हो गई, जब आपकी इनकम क्या है, इनकम को आप इकोनॉमिक्स में वाई से दर्शाते हो। जब आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप किस वस्तु का ज़्यादा उपभोग करोगे, आप नॉर्मल वस्तुओं का करोगे। आप ये बोलो कि यार गंदी चीज़ नहीं लेनी, अच्छी क्वालिटी की लेनी है, तो वहाँ पर नॉर्मल की क्या होगी, मांग बढ़ेगी, और जो इन्फीरियर की मांग है वो क्या होगी, कम होगी। दूसरी तरफ अगर आपकी इनकम ही कम हो रही है तो आप क्या करोगे, आप नॉर्मल गुड्स का क्या कर दोगे,
उपभोग भी कम कर दोगे और आप क्या चाहोगे यार सस्ती चीज़ से काम चला लेते हो, और आप क्या कर दोगे इन्फीरियर गुड्स की मांग को क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। ठीक है, आगे समझ इन्फीरियर का और नॉर्मल का। अब यहाँ पर आप चीज़ देखिए, जो हमारी इनकम है उसका नॉर्मल गुड के साथ क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स मतलब उल्टा रिलेशन है कि अगर हमारी इनकम बढ़ रही है, ओ सॉरी गलत बोल दिया मैंने, अगर आपकी पॉजिटिव रिलेशन है, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ रही है। अगर आपकी इनकम कम हो रही है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी क्या हो रही है, आपकी इनकम कम हो रही है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी कम हो रही है। ठीक है, अगर आपकी इनकम, ठीक है, ये क्या हो गया, पॉजिटिव रिलेशन हो गया। पॉजिटिव रिलेशन हो गया इनकम के बीच और किसके बीच, नॉर्मल गुड्स के बीच। इनकम बढ़ी तो नॉर्मल गुड्स की मांग भी बढ़ी, इनकम कम हुई तो नॉर्मल गुड्स की मांग भी कम हुई। दूसरी तरफ जो हमारी थी इन्फीरियर गुड, ठीक है, जो हमारी थी इन्फीरियर गुड, उसके साथ क्या होता है, मांग का, इन्फीरियर गुड्स के साथ मांग इनकम का क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। आपकी इनकम अगर बढ़ रही है तो आप इन्फीरियर गुड्स का मांग कम कर दोगे। ठीक है, अगर आपकी इनकम कम हो रही है तो आप इन्फीरियर गुड्स का उपभोग ज़्यादा कर दोगे। ठीक है, इन्फीरियर गुड्स का वो उपभोग ज़्यादा कर दोगे। आगे समझ, ये आप जनरल लाइफ में भी ऐसा ही करते हो। जब आपकी इनकम बढ़ रही होती है तो आप क्या कहते हो कि यार अच्छी से अच्छी क्वालिटी की हमें क्या है चीज़ खरीदनी है। जब आपकी इनकम कम होती है आप कहते हो यार इस सस्ती वाले से काम चला लेते हैं, इन्फीरियर गुड्स का काम चला लेते हैं। ठीक है, इन्फीरियर गुड्स आप किसको मानोगे, इन्फीरियर गुड्स आप उसको मानोगे जो एक आम आदमी की पहुँच से नीचे वाली चीज़ें होती है। जैसे कि एक आम आदमी अपना रोटी कपड़ा मकान सब कुछ कमाता है तो आप ये बोलते हो कि हाँ वो गरीबी रेखा से ऊपर है। लेकिन जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनकी रोटी मुश्किल से पूरी होती है, ठीक है, वो क्या करते हैं, कपड़े भी फटे पुराने पहन लेते हैं या फिर किसी के खरीद पहने हुए पहन लेते हैं। ठीक है, गिफिन गुड्स वो हो जाती है जो आप बिल्कुल ही लो क्वालिटी की होती है। ठीक है, उनको हम क्या बोल देते हैं, गिफिन गुड्स भी बोल देते हैं और इन्फीरियर गुड्स भी बोल देते हैं, सस्ती वस्तुएं भी बोल देते हैं। ठीक है, आगे समझ। उसके बाद है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस है कि आप उस चीज़ को कितना पसंद कर रहे हो। ठीक है, ज़्यादा पसंद कर रहे हो तो उसकी मांग ज़्यादा करोगे, कम पसंद कर रहे हो तो उसकी मांग कम करोगे। एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, कि क्या है, संभावनाएं हैं उस वस्तु का, उस वस्तु की कीमत बढ़ने की, फ्यूचर के अंदर उस वस्तु की कीमत बढ़ने की क्या है, संभावनाएं हैं। तो क्या, अब संभावनाएं, अब ये लगा लो, अब एक वस्तु है, ये लगा एप्पल का कोई फ़ोन है, ठीक है, एप्पल का फ़ोन लगा लो, इन फ्यूचर आपको पता लग रहा है कि वो 1 लाख का हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, उसकी 1 महीने बाद आपको ये लग रहा है कि वो बढ़ जाएगा, तो आप क्या कर रहे हो, आज उसकी मांग क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। आप ये सोचो कि आज खरीद के रख लेते हैं। ठीक है, और उसी तरह इन फ्यूचर आपको पता लगता है कि उसका प्राइस क्या है, आने वाले टाइम में कम होने वाला है, तो आप क्या करोगे, आप ये सोचो कि यार आज नहीं खरीदते, जब 1 महीने बाद प्राइस कम होगा ना तब खरीद लेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आईफोन की बात है। मतलब नॉर्मल कोई और भी वस्तु है ना, अगर उसका आपको उम्मीद ऐसा लगता है ना कि फ्यूचर में, भविष्य में उस चीज़ के वस्तु का प्राइस बढ़ रहा है तो आप उसको नहीं खरीदोगे। आप ये सोचोगे कि यार फ्यूचर में ही उसको फ्यूचर मैंने क्या बोल दिया, हाँ, अगर किसी वस्तु का प्राइस फ्यूचर में बढ़ रहा है तो आप उसको मांग आज बढ़ाओगे। लेकिन अगर किसी वस्तु का प्राइस फ्यूचर में घट रहा है तो उसकी मांग आप क्या करोगे, आज बढ़ रहा है तो आप उसकी मांग आज ही कर लोगे, फ्यूचर के लिए नहीं छोड़ोगे। ठीक है, ये आगे जो कारक प्रभावित करते हैं एकल डिमांड के। अब जो कारक मार्केट डिमांड को प्रभावित करते हैं, ठीक है, बाजारी मांग को करते हैं, पहले वाले 5 तो करते ही करते हैं मार्केट को भी, टेस्ट, प्रेफरेंस, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस इन फ्यूचर, वो भी करते हैं। लेकिन मार्केट के अंदर 3 और चीज़ें शामिल हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा लोग होते हैं। ठीक है, मार्केट के अंदर ज़्यादा लोग होते हैं तो उसके लिए 3 कारक और प्रभावित करने वाले आ जाते हैं। वो कौन से होते हैं, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। साइज एंड कॉम्पोजिशन क्या होती है, वो होती है संरचना होती है। ठीक है, वो कैसा है, अगर साइज ज़्यादा है मार्केट का, लोग ज़्यादा है तो ज़्यादा डिमांड होगी। ठीक है, अगर कम है तो कम होगी। कंपोजिशन की बात क्या होगी कि उसके अंदर किस प्रकार के लोग हैं, बूढ़े लोग हैं डिमांड करने वाले, अमीर लोग हैं, गरीब लोग हैं, ये चीज़ें भी बहुत प्रभावित करती है। उसके बाद सीजन और वेदर भी बहुत प्रभावित करता है मार्केट डिमांड के अंदर। एक सिंपल सा एग्जांपल आप गली मोहल्ले की औरतों के लिए लगा लो, वो क्या करती हैं, ऑफ सीजन, आपको सुना होगा यार ऑफ सीजन में खरीदी हुई ये चीज़ें, ऑफ सीजन में खरीदी है। ठीक है, तो ये चीज़ भी हो जाती है। ठीक है, सीजन वेदर के हिसाब से भी हो जाती है। लोग क्या करते हैं, गर्मी के मौसम में ज़्यादा गर्मी के कपड़े खरीदेंगे,
सर्दी के मौसम में ज़्यादा सर्दी के कपड़े खरीदेंगे, तो सीज़न भी प्रभावित करता है ना, मौसम भी प्रभावित करता है। किसी दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस दिन आपका मन करेगा कि आप गर्म चीज़ खाओ, ठीक है। किसी दिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो उस दिन आपका ठंडी वस्तुओं के लिए मन करेगा। तो ये क्या चीज़ है कि हमारा सीज़न और वेदर पर भी बहुत ज़्यादा जो हमारी मांग है निर्भर करती है। चौथी चीज़ आ जाती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि हमारी आय का वितरण कैसा है, कि हमारे जो मार्केट है उसमें किस प्रकार के लोग रह रहे हैं, ठीक है। गरीब लोग रह रहे हैं, अमीर लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी। गरीब लोग क्या करेंगे, गरीब लोग मैंने आपको पहले भी बताया इन्फीरियर गुड्स की मांग ज़्यादा करेंगे, जो अमीर लोग हैं वो नॉर्मल गुड्स की मांग ज़्यादा करेंगे, ठीक है। रिलेटेड गुड्स, सब्सटीट्यूट गुड्स, स्थानापन्न वस्तुएं, संपूरक वस्तुएं, तो मैंने आपको बता दिया। सब्सटीट्यूट गुड्स जो एक दूसरे की आपूर्ति कर देती हैं, जैसे कि चाय कॉफ़ी, चाय के बदले कॉफ़ी पी सकते हो, कॉफ़ी के बदले चाय पी सकते हो। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है जो एक दूसरे के संपूरक हैं, मतलब जिनका एक दूसरे के बिना सरता नहीं है, जैसे कि कार, पेट्रोल, ब्रेड बटर, ठीक है। पेन और इंक लगा लो, पेन की कीमत बढ़ेगी तो इंक को कौन पूछेगा, इंक की कीमत बढ़ेगी तो पेन लोग खरीदना छोड़ देंगे, इंक वाला पेन दूसरा पेन खरीद देंगे। तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो जाती है, ठीक है। ये फैक्टर वाला क्वेश्चन है ना, तो ये आपका जरूर आ सकता है, आपके हेडिंग दे देंगे आपको और ये पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा फैक्टर मांग को प्रभावित करते हैं। तो अगर आपकी 8 के 8 पॉइंट क्लियर है तो आप कर पाओगे ना ऐसा MCQ, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको थ्योरी करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप ओनली MCQ करोगे ना, आप MCQ के अंदर हद से हद मैं आपको 2 पॉइंट बता दूंगी, 3 पॉइंट बता दूंगी, 4 पॉइंट बता दूंगी, लेकिन ज़्यादा नहीं बता पाऊंगी। मेरे को बताने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ज़्यादा समझ ही नहीं पाओगे जब उसका बेसिक से नहीं समझोगे। अब थ्योरी ऑफ डिमांड आप बेसिक से नहीं समझ पाओगे तो आप उसके डायरेक्ट MCQ कैसे करोगे, है ना। तो इसलिए कह रही हूँ कि आप दोनों चीज़ें करो, थ्योरी भी करो और न्यूमेरिकल भी करो, MCQs भी करो। सो इसी वजह से दोनों की सीरीज चलेगी, आपकी MCQ भी मिलेंगे आपको और थ्योरेटिकल पोर्शन भी मिलेगा। सो नेक्स्ट देखते हैं। अब देख लिया आपने, अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि इनकम को हम किससे दर्शाते हैं इकोनॉमिक्स में, वाई से दर्शाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इनकम को किससे दर्शाया जा सकता है, कुछ नहीं पता, HSSC वालों को कुछ भी डाल दे, ठीक है। किसको वाई से दर्शाते हैं। अब किसी वस्तु x है, कोई वस्तु आप क्या करते हैं, हमेशा से लेट x मान कर चलते हैं, तो अब हम x का पीछे नहीं छोड़ने वाले सारी ज़िंदगी। तो यहाँ पर मैं क्या मानेंगे कि लेट d है, डिमांड ऑफ x किस पर निर्भर करती है, कौन कौन से फैक्टर उसको प्रभावित करते हैं, ब्रैकेट डालकर। P ऑफ x मतलब उस वस्तु का प्राइस, P ऑफ r मतलब रिलेटेड वस्तुओं का प्राइस, Y मतलब इनकम, T मतलब टेस्ट प्रेफरेंस, S मतलब साइज एंड कॉम्पोजिशन, ठीक है, D मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो ये सारे जो फैक्टर हैं क्या है, प्रभावित करते हैं किसको, हमारी मांग को, चाहे वो इंडिविजुअल मांग है चाहे वो मार्केट मांग है। अब हम शेड्यूल देख लेते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल मार्केट का भी और इंडिविजुअल का भी। शेड्यूल मतलब ग्राफ या टेबुलर प्रेजेंटेशन देख लेते हैं मांग की। अब ये देख ले, ये एक व्यक्ति की मांग है, ये एक मतलब एक से ज़्यादा कितने भी लगा लो, एक से ज़्यादा मार्केट में जितने भी हैं उन सभी की है। अब देखो ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी, ये है प्राइस, ये है एक व्यक्ति की क्वांटिटी, उसने कितनी मांग करी है, दूसरे व्यक्ति की है, तो ये इन दोनों की टोटल, ठीक है। अब देखो एक व्यक्ति जब कीमत 2 रुपये थी तो उपभोक्ता उसकी 4 वस्तुएं खरीद रहा था। जब उसकी कीमत 4 रुपये होगी तो जो कंज्यूमर था उसने क्या कर दी, 4 से 3 कर दी। जब कीमत और बढ़ेगी, 6 हो गई, तो उसने सिर्फ 2 वस्तुएं खरीदी। जब कीमत 8 हो गई तो उसने क्या करी, सिर्फ एक वस्तु का ही उपभोग किया। सो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे उसकी मांग क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पर आपको नेगेटिव रिलेशनशिप पता चल गया ना, मांग का और कीमत का क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर उसकी कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग क्या होगी, कम होगी। उसी तरफ दूसरी तरफ अगर एक मार्केट में देखें, जब प्राइस 2 हो रहा था तो एक व्यक्ति ने उसकी क्या कर रखी थी, 5 वस्तुएं खरीदी थी, उसकी 5 यूनिट खरीदी थी, दूसरे ने 8 खरीदी थी। जब उसका प्राइस 4 हो गया तो उसने उसकी 5 से 4 वस्तुएं खरीदनी शुरू कर दी, उसने 8 से 7 कर दी। जब कीमत क्या होगी, 6 होगी, तो उसने क्या करा, 4 से 3 खरीद दी, कम कर दी, और 7 से 6 खरीद ली। जब 6 से 8 हो गया प्राइस तो एक एक्स व्यक्ति ने 2 खरीदी और उसने कितनी खरीदी, 5 खरीदी, ठीक है। ये 2 व्यक्तियों की, मैंने आपको बोला ना कि आप 2 से 3 4 5 कितने भी ले सकते हो, लेकिन मैं आपको 2 लेकर बता रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। आगे समझ। अब देखो, अब इनकी मार्केट डिमांड कितनी हो जाएगी, मार्केट डिमांड मतलब MD कितनी हो जाएगी, इनकी MD कितनी हो जाएगी। अब देखो यार,
हाँ, एमडी कितनी हो जाएगी, जब प्राइस 2 था तो मार्केट में कितनी डिमांड थी, 5 और 8 13। जब एमडी क्या, जब प्राइस 4 था तो डिमांड कितनी थी, 11। जब प्राइस 6 था तो डिमांड कितनी थी, 9। जब प्राइस 8 था तो डिमांड कितनी थी, 7। तो मार्केट डिमांड भी क्या हो रही है, जैसे वैसे वस्तु का प्राइस बढ़ रहा है, मार्केट डिमांड भी क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा इंडिविजुअल डिमांड में भी और मार्केट डिमांड में भी कीमत के साथ उल्टा रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो कीमत कम होगी, चाहे वो मार्केट की है चाहे वो एकल व्यक्ति की है। आगे समझ आपको, टैबुलर फॉर्म में। अब इसी चीज़ को हम किस में प्रेजेंट कर लेते हैं, ग्राफ में प्रेजेंट कर लेते हैं और हम डिमांड की कर्व देखते हैं कि वो कैसी होगी। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए, अब मैंने उसी ग्राफ को यहाँ पर प्रेजेंट किया है। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमारी क्या है, क्वांटिटी है, ये हमारा प्राइस है। जब हमारा प्राइस क्या था, 8 था, तब हम कितनी वस्तुओं का उपभोग कर रहे थे, कम, इतनी वस्तुओं का कर रहे थे। फिर हमारा इतना हो गया, फिर हमने इतना कर दिया, फिर इतना हो गया, फिर इतना कर दिया, इतना था, इतनी डिमांड करी। मतलब प्राइस कम था तो हमने डिमांड इतनी करी, प्राइस थोड़ा सा और बढ़ गया तो हमने डिमांड घटा दी, हम इतनी डिमांड करने लगे। प्राइस और बढ़ गया तो हमने डिमांड और कम करी तो हम इतनी डिमांड करने लगे। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, जैसे जैसे प्राइस बढ़ा वैसे वैसे डिमांड क्या होगी, डिमांड हमारी कम होती गई। जैसे जैसे प्राइस बढ़ा डिमांड हमारी सिकुड़ कर इधर आती गई, और जैसे जैसे प्राइस नीचे की तरफ आया, कम हुआ, तो हमारी डिमांड आगे की तरफ बढ़ती रही। तो ये हमारा नेगेटिव रिलेशनशिप दिखा रहा है। तो हमारा स्लोप ऐसे आएगा, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोप आएगा। ठीक है, नीचे की तरफ स्लोप आएगा किसका, लेफ़्ट टू राइट, डाउनवर्ड आएगा और लेफ़्ट टू राइट आएगा। ठीक है, दाएं से बाएं आएगा, लेफ़्ट टू राइट आएगा। ठीक है, और क्या होगा, जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे वस्तु की डिमांड कम होगी, क्वांटिटी उसकी कम होएगी। ठीक है, और ये इसका स्लोप ऐसे ही बनेगा जब हमने उसको प्रेजेंट किया। दूसरी तरफ जो मार्केट है, मार्केट के अंदर भी हमने यही देखा था। ठीक है, हमारा जब प्राइस कितना था, हमारा जब प्राइस कितना था, ठीक है, 2 था, तो कितनी वस्तुएं कर रहे थे हम, 2 प्राइस था तो हम 13 वस्तुएं ले रहे थे। जब हमने प्राइस 4 कर दिया तो हम कितनी वस्तुएं ले रहे थे, 11 वस्तुएं ले रहे थे। जब हमारा प्राइस 6 था तो हमने कितनी वस्तुएं ली थी, 9 वस्तुएं ली थी। जब हमारा प्राइस 8 था तो हमने कितनी वस्तुएं ली थी, हमने 7 वस्तुएं ली थी। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा इन पॉइंटों से जुड़कर, ये पॉइंटों से जुड़कर हमारा मार्केट डिमांड कर्व बन गया। ठीक है, मार्केट डिमांड कर्व बन गया। ठीक है, और ये भी क्या है, डाउनवर्ड स्लोप ही है, डाउनवर्ड स्लोप ही है, लेफ़्ट टू राइट ही है। और ये भी क्या दिखाता है, नेगेटिव रिलेशनशिप दिखाता है, उल्टा रिलेशनशिप दिखाता है, इन्वर्स रिलेशनशिप दिखाता है, किसके बीच, प्राइस के बीच और डिमांड के बीच। प्राइस बढ़ा, डिमांड कम हुई, प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गई। ठीक है, DPPD। आगे समझ आपको ये बात। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही करवाऊंगी। ठीक है, धीरे धीरे हम करेंगे। तो कल की वीडियो में आपको इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो है लॉ ऑफ डिमांड, वो करवाऊंगी। लॉ ऑफ डिमांड बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, धीरे धीरे हम सारा सिलेबस कवर कर लेंगे ऐसे ही जब तक आपका सीटिंग मेंस होगा। सो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो। ठीक है, आपको MCQ सीरीज़ भी मिलेगी, आपको थ्योरेटिकल पोर्शन भी मिलेगा, और जब तक आप दोनों के दोनों नहीं करोगे, मेरी गारंटी है आप इकोनॉमिक्स को नहीं समझ पाओगे। ठीक है, जिस बच्चे ने कॉमर्स वगैरह ले रखी होगी या जिसने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट +1 2 में पढ़ा होगा उसके लिए तो फिर भी थोड़ा आसान होगा, लेकिन जिसने इकोनॉमिक्स नहीं करी है उसके लिए तो आपको दोनों पोर्शन अच्छे से करने पड़ेंगे, फिर ही जाकर आप क्या कर पाओगे, इसको अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, और जो लास्ट की 2 MCQ सीरीज़ है उनको ज़रूर लगाना। ठीक है, आपके क्वेश्चन अच्छे बनेंगे उसमें से क्वेश्चन, और आपको समझ भी आएगा अच्छे से। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एंड शेयर भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।